क्या एफआईआईज भारत की बाजारों में बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं? कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बात सजेस्ट किया जा सकता है कि जिसमें 25 अरब डॉलर तक का, यही बहुत बड़ा नंबर है, 25 अरब डॉलर का भारत में निवेश आ सकता है। यद्यपि ये फंड जो है नया फंड नहीं है और इसके लिए इसकी संभावनाएं ज्यादा मानी जा रही हैं कि ये पैसे भारत आ सकते हैं। इन पैसों के भारत आने से मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है, ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, जिसकी उम्मीद लगने लगी है। चूंकि एचएसबीसी की जो रिपोर्ट आई है इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या लक्ष्य दिए हैं, किन स्टॉक के ऊपर वो बुलिश हो रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही हैं, कहां किन सेक्टरों में पैसे जाने की उम्मीद है और इतना बड़ा पैसा जो कि भारतीय बाजारों में क्यों आ सकता है, जबकि पिछले 2 सालों में भारत की बाजारों ने तो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, भारत की बाजारें तो खराब करी हैं। ऐसे में 25 अरब डॉलर जैसे बड़े अमाउंट की बात करना ये कहां तक जायज है, कहां तक हो सकता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा और इस रिपोर्ट में आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने एचएसबीसी की रिपोर्ट है ये, जिसमें उन्होंने 25 अरब डॉलर की बात कही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, मैं भी इसको डिटेल कर दूंगा, तो लगभग सभी वेबसाइट्स ने इसको कवर कर लिया है। आज आई रिपोर्ट है, कल रात में आई थी और उसके बाद आज पूरे दिन भर ये अलग अलग सारे चैनलों पर, अलग अलग सारे वेबसाइट्स पर, बड़ी वेबसाइट्स पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। चाहे उसमें फ्यूचर है, चाहे उसमें इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड, सारी रिपोर्ट सभी के ऊपर ये रिपोर्ट आपकी अवेलेबल है। अब इस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं वो आपके सामने एक एक करके रखता हूं। तो देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं। इनका ये मानना है कि भारत में यद्यपि जहां पर सबसे बड़ा दुख है, भारत का दुख है एआई, यद्यपि भारत में एआई के नाते बड़ा पैसा जो निकला वो एआई के नाते निकला, लेकिन अब एचएसबीसी ये मानता है कि भारत में ये जो 25 अरब का उन्होंने अनुमान लगाया है और ये अरब डॉलर है, तो ये जो अरब डॉलर का उन्होंने अनुमान लगाया है, ये अनुमान उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि उनका मानना है कि एआई से रिलेटेड कंपनियों के बढ़ने के नाते भारत ने काफी अंडर परफॉर्म किया पिछले 2 सालों के अंदर। और ये जो 2 साल हमारे अंडर परफॉर्मेंस के रहे, इस पीरियड में दुनिया भर की बड़ी मार्केट जो एआई के नाते बढ़ी, जिसमें आप जानते ही हैं कि ताइवान है, जिसमें कोरिया है, जिसमें जापान है, इन मार्केट्स में एक बड़ी रैली आई और इसलिए इंडियन मार्केट नीचे गई, जबकि ये मार्केट यानी वैश्विक बाजारें, ताइवान, कोरिया, ये बाजारें जो है आपकी ऊपर गई। इनका ये मानना है कि अब चूंकि जो कोरियन मार्केट है, जो ताइवान की मार्केट है, जिस तरह की चाइना की मार्केट है, जिस तरह से जापानीज मार्केट है, वहां पर जो वोलाटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। आपको ये पता होगा कि कोरिया की जो मार्केट है, कोरिया की मार्केट पिछले 50 दिनों के अंदर, 50 डेज के अंदर वो मार्केट में 40%, चूंकि निचले से स्तरों से रिकवरी करी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 40% तक वो स्टॉक मार्केट टूटा है, वो गिरा है। तो बड़ी गिरावट वहां हुई और इस गिरावट से ज्यादा कोरियन मार्केट में क्या देखने को मिला, कोरिया की मार्केट में इस गिरावट से ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिली। आज 10% नीचे चले गए, कल 5% ऊपर चले गए, ये वाली जो कहानी रही है वहां पर ज्यादा रही है और काफी बड़ा करेक्शन हो गया है। तो एक इनका ये मानना है कि एआई को लेकर के जो निवेशकों के बीच में एक बहुत बड़ा तबका था 2022 से लेकर 2026 के बीच में, इसमें 2026 में अब थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है और उनकी जो उम्मीद टूटी है, 2 कारण से टूटी है। एक तो जो कोरियन मार्केट है, जो ताइवान की मार्केट है, जो जापान की मार्केट है, वहां पर वोलाटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वोलाटिलिटी के बढ़ने के नाते जो ये मार्केट्स हैं, ये मार्केट अब उतनी आरामदेह नहीं रह गई हैं बड़े प्लेयर के लिए, जिसको आप भारत में एफआईआई कहते हैं, इनके लिए ये इतनी आरामदेह नहीं रह गई हैं और इसके नाते जो है पैसा उन मार्केट से थोड़ा विड्रॉ हो सकता है और भारतीय बाजारों की तरफ थोड़ा आ सकता है। तो भारत की तरफ जो पहला फेवर का पॉइंट है उन्होंने दिया है स्टेबिलिटी। तो भारत की मार्केट जो है स्टेबल है, चूंकि हम ज्यादा स्टेबल मार्केट है इसलिए हमारी तरफ पैसे के आने की संभावनाएं इनके हिसाब से बढ़ रही है और एआई का जो बहुत बड़ा मूवमेंट था शायद वो इनके हिसाब से हो चुका है। दूसरी बात आपके मन में होगा कि ये 25 अरब डॉलर इतना बड़ा अमाउंट है, तो क्या ये नया पैसा है? ये नए पैसे नहीं है, इसके लिए नए पैसे की जरूरत नहीं है। इनका मानना ये है कि ये जो पैसा एआई के नाते इधर उधर गया था, इसमें से अगर भारत जिस बेंचमार्क पर रहता है, हमेशा से रहता था, चूंकि हम 2024 से 2026 हमने अंडर परफॉर्म किया, तो अगर हम उस बेंचमार्क तक भी जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन, इनका अनुमान है और बार बार मैं कह रहा हूं ये एचएसबीसी का अनुमान है कि 25 अरब डॉलर तक का इनफ्लो जो है इंडियन मार्केट में आ सकता है, यानी पैसे इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। और ये अपने आप में नए पैसे के रूप में नहीं, सिर्फ राउंड होकर के आने के रूप में आप देखिए।
इसके अतिरिक्त इन्होंने दूसरी और तीसरी बातें जो भी होंगी, ये आपने उसमें ये कहा है कि भारत में जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं उसमें 73% जो कंपनियां हैं ओवरऑल मार्केट का 73% जो कंपनियां हैं उन्होंने गुड रिजल्ट दिया है। इन्होंने माना है कि वो गुड रिजल्ट के नाते जो है यहां पर पैसे आने की जो संभावना है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब ये दो बातें हैं। भारत का अगर आप पी के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन मार्केट पहले जो 26 के ऊपर के पी पे था, अब वो कहीं 19 के पी पे आसपास आ गया। हो सकता है डिफर हो, 19 या 20 की रेंज में अभी भारत का पी चल रहा है, तो हमारा पी घटा है। कंपनियों में भी काफी करेक्शन ऑलरेडी हो गई और अब 73% कंपनियों ने गुड रिजल्ट दिया है। इनका यह मानना है कि ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है जिसके नाते भारतीय बाजारों में एफआईआईज का फ्लो आने लग जाए। यहीं पर ये नहीं रुकते हैं, इसमें रिपोर्ट में इन्होंने स्टॉक की भी चर्चा करी है, जो कि हम अभी आपके सामने रखेंगे कि किन की चर्चा इन्होंने स्टॉक के रूप में करी है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा देखेंगे, एफआईआई का नंबर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा बहुत ये चीजें दिखने लगी हैं। अगर हम एफआईआई का नंबर देखेंगे तो ये एफआईआई का नंबर आपके सामने है। इसमें अगर आप देखोगे अगस्त महीने में, जो कि अभी तो 2 ही 4 दिन हुआ है, ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, टेक्निकली यहाँ पर करीब करीब जो है इवन आज का डेट के ऊपर का, यानी आज 5 तारीख है तो आज से पहले का यानी 4 तारीख तक का ही नंबर है इसमें, तो 3300 करोड़ के आसपास एफआईआई की इनफ्लो आ चुका है, डीआईएस का इनफ्लो बना हुआ है। यद्यपि इनफ्लो आ रहा है लेकिन बहुत बड़ी चीज है कि एफआईआई का इनफ्लो आ रहा है। 2023 के बाद, आपको शायद ये पता ना हो, 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, मोटी मोटा आप 2024 कह लो, तो 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन 7 डेज लगातार एफआईआई की तरफ से बाई का नंबर आया है। 7 दिन लगातार एफआईआई की तरफ से बाई का नंबर 2024 के बाद पहली बार आपको देखने को मिला है। अगर आप महीनों के आधार पे देखिए कौन सा महीना लास्ट 2025 में आपका पहला महीना ग्रीन है और उसके बाद से लगातार सेलिंग थी, जो कि अभी यहां पर थोड़ा बाइंग में कन्वर्ज हो रही है। तो जो डेटा है वो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि एफआईआई की तरफ से जो हैवी सेलिंग थी वो तो रुकी ही है, थोड़ी बाइंग भी आने लगी है। इस रिपोर्ट में जिस तरह की बातें कही गई हैं उसमें कुछ हद तक बातें होती हुई दिखने भी लगी हैं। अब अगर हम स्टॉक के ऊपर आए तो जो स्टॉक्स की इन्होंने बात कही है, तो देखिए इनका मानना यह है कि ये शेयर कई सारे सेक्टर में इनको बुलिश लगता है। इन्होंने मारा है कि भारत का जो कंजम्पशन का स्टोरी है वो लगातार बना रहेगा, उसमें इनको काफी अच्छा दिखता है। तो यहां पर अगर आप बात की जाए तो इसमें इन्होंने सेक्टर वाइज जो डिवीजन दिया है, तो इसमें यहां पर साफ साफ आपको दिखेगा कि इन्होंने बोला है कि एक तो बैंकिंग इनको पसंद है, क्योंकि एफआईआईज हैं तो बैंकिंग इनको पसंद आएगा। लेकिन बैंकिंग की स्थिति में ये अब चूंकि अब मैं बार बार बता रहा हूं, चूंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं इसलिए मैं साफ बता रहा हूं, ये जो भी स्टॉक के नाम हम ले रहे हैं ये केवल और केवल इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं एचएसबीसी की जो रिपोर्ट है, इसमें जो स्टॉक्स की इन्होंने बात बताई है मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूं। तो बैंक में इन्होंने जो बैंक इनको पसंद आता है वो है आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को पसंद किया है। इसके बाद जो फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी में जो पसंद इनको आया है वो है चोला, तो इन्होंने चोला मंडलम को बोला है कि ये मेरे को पसंद आता है। उन्होंने मेरी यहाँ पे इन दोनों स्टॉक्स में कोई पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसके बाद इनको जो पसंद है, ये मानते हैं कि ऑटो में तेजी रह सकती है, ऑटो स्टॉक्स को लेकर के ये बुलिश हैं। चूंकि ऑटो स्टॉक को लेकर के बुलिश हैं तो ऑटो स्टॉक्स में इन्होंने लीडर्स की तरफ फोकस किया है। अगर आप पिछले कुछ समय के भारतीय बाजारों में जो सेल्स नंबर हैं उनको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए लीडर है ऑटो में मारुति, उसमें कोई डाउट नहीं है, मारुति लगातार लीडर है। अगर आप बात करिए हुंडई मोटर, उसमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा आया है, यानी पर कार के बिकने का जो ग्रोथ रेट है उसमें जो सबसे बड़ा जंप है वो एमएनएम की तरफ देखने को मिला है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आज ही मैं पढ़ रहा था तो एमएनएम की एक गाड़ी है जो 3XO जिसको बोलते हैं एक्सयूवी 3XO, जो मिड रेंज आपकी एसयूवी सेगमेंट में आती है। 2024-2025 दोनों सालों में जो नंबर्स आए, जिसका सीधा लड़ाई जो होता है टाटा की गाड़ी से है, जिसका सीधी लड़ाई आपको मारुति की गाड़ियों से है, तो इन जो मिड रेंज सेक्शन यानी 10 लाख के आसपास की जो एसयूवी है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, या कह सकते हैं जो आपकी कार है सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, जिसमें टाटा का नेक्सन आती है, मारुति की ब्रेजा आती है, उस सारे सेगमेंट में इस गाड़ी ने जो आपकी है महिंद्रा की गाड़ी है उसने जो है लगभग 90% का सेल्स ग्रोथ दिखाई है। 90% का सेल्स ग्रोथ लास्ट 2 सालों में दिखाई है उसी सेगमेंट में जिसमें 10 लाख की एसयूवीज आती हैं। भले ही नंबर ऑफ शेयर यानी नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख के आसपास गाड़ी की बिकी है,
मैं एक पर्टिकुलर गाड़ी की बात कर रहा हूं जो M&M की 3XO की बात मैं कर रहा हूं, XUV की, वो गाड़ी 1 लाख यूनिट के आसपास बिकी है, भले ही उसी सेगमेंट में टाटा की जो गाड़ी है वो करीब 1.5 लाख यूनिट बिकी है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो 90% की M&M की आई है। पर्टिकुलर में एक अगर हम सेगमेंट देख रहे हैं तो इनका मानना ये है कि गाड़ियों के सेगमेंट में इनको जो पसंद है वो ऑटो है, ऑटो के सेगमेंट में इनको जो पसंद है वो M&M है, और M&M जो है ठीक इनको लगता है कि वहां पर चीजें बेहतर दिख रही हैं। अब इसके बाद जो इनका दूसरा जहां पर इनको फोकस कर रहे हैं ये, तो इनका मानना है कि रिटेल सेक्टर में, रिटेल में पैसा जा सकता है, और रिटेल में इन्होंने टाइटन के ऊपर भरोसा जताया है। टाइटन इनको पसंद आता है रिटेल सेगमेंट में। रिटेल और ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अगर आप बात करें, टाइटन काफी समय से पसंद है। मेरी व्यक्तिगत राय यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, जाहिर सी बात है HSBC की जो रिपोर्ट है वही हम बात कर रहे हैं, बट टाइटन जो है चार्टिकली भी ठीक लगता है। इसके बाद कई सारी हेल्थ केयर कंपनियों पे पसंद सबकी अलग अलग हो सकती है। हेल्थ केयर कंपनियां इनको पसंद है, जिसमें से फोर्टिस का नाम इन्होंने लिया है, तो फोर्टिस हेल्थ केयर इनको पसंद आता हुआ दिखता है। कैपिटल गुड में भी इनको पसंद है कुछ चीजें। कैपिटल गुड्स में इनको जो है क्यूमिंस पसंद आता है। क्यूमिंस इंडिया का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो क्यूमिंस इंडिया इसमें आता है। आप कैपिटल गुड्स में, साथ में इन्होंने सरमिया का नाम लिया है। अदानी पोर्ट भी इनको पसंद है कैपिटल गुड के सेक्टर में, और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट्स है मैं वही सामने आपको रख रहा हूं। तो अदानी पोर्ट भी इनको पसंद है कैपिटल गुड के सेक्टर में। क्यूमिंस कैपिटल गुड में आता है, ये पसंद है इनको। और मेटल, इनका मानना है कि मेटल में जो है तेजी बनी रहेगी, तो मेटल में इनको हिंडाल्को पसंद है। हिंडाल्को में जो तेजी है वो इनको पसंद आती है, हिंडाल्को में तेजी बनी रह सकती है, ये इनका मानना है मेटल को लेकर के। बाकी जो है इनका ये भी मानना है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी जो नेट डिमांड इंडिया की है, जो कि पिछले काफी समय से सिंक हो चुकी है, जिसको बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास की जो डिमांड है वो नहीं आ पा रही है, मिडिल क्लास उतना डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहा है। इनका ये मानना है कि अगर जो है मानसून थोड़ा ठीक रहे और अगर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं ग्लोबली, तो ये मानते हैं कि मिड कैप या यूं कहिए मिड क्लास जो भारत का है, मिड क्लास जो है हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, उनकी तरफ से जो एक सेलिंग आई है, जो बाइंग को लेकर के जो आम चीजों को खरीदने में कमी देखने को मिली, जो डिस्ट्रेस देखने को मिला, ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में वो दूर हो सकता है। और अगर मध्यम वर्गीय परिवारों की तरफ से खरीद आती है तो वो जो भी चीजें हैं, चाहे उसमें आप टाइटन है, चाहे उसमें आप जो भी इन्होंने बातें बताई हैं, वहां पर भी बाइंग आएगा। साथ में जो आम चीज, जो घरेलू खरीद की चीजें हैं, वहां पर भी जो है मार्जिन कंपनियों की सुधर सकती है, वहां पर भी नई डिमांड जो है जनरेट हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी जो HSBC की रिपोर्ट है, ये मैंने आपके सामने रखी है। जाहिर सी बात है ये HSBC की रिपोर्ट है, इसके आधार पे मैंने ये बात बताई है। चूंकि मैंने कहा, ये डिस्क्लेमर लीजिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और अगर इस स्टॉक्स में जो भी बातें हमने बताई हैं वो सिर्फ इस रिपोर्ट के तहत है। इसके ऊपर निवेश करना या नहीं करना ये मेरी कोई राय नहीं है, इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई निवेश भी नहीं है। साथ में आपको ये समझना पड़ेगा, आपको खुद का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत सारी आती रहती हैं। अब हम अगर HSBC के पुरानी रिपोर्ट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सटीक होते हैं, बहुत बार ये फेल भी होते हैं, बहुत बार ये पार्शियली सटीक होते हैं, यानी कुछ हद तक सटीक होते हैं। जैसे इन्होंने सेंसेक्स के लिए 84,000 का आंकड़ा दिया, जो कि अभी काफी दूर लगता है। इन्होंने कहा था कि दिसंबर 26 में सेंसेक्स जो होगा आपका ये आपका कहीं ना कहीं कहां पर 84,000 पहुंच जाएगा, जो कि अभी तो नहीं लग रहा है, अभी दूर लग रहा है। मार्केट जिस कंडीशन में है उससे तो वो काफी ठीक नहीं लग रहा है। तो मुद्दा यही है कि कई बार ये फेल भी हुए हैं। गोल्ड को लेकर के इनकी रिपोर्ट्स आई थी, वहां पर ये पूरी तरह से फेल हुए थे गोल्ड को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से सही ही होते हैं, बहुत बार ये फेल भी होते हैं। जाहिर सी बात है, एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट को लेकर के आपको उसी तरीके से सोचना चाहिए। इसके पहले इनकी एक IT पर रिपोर्ट आ चुकी है, इंडियन IT पर भी ये बुलिश रिपोर्ट आ चुकी है HSBC की। कब आई थी? तो HSBC की जो IT पे रिपोर्ट आई थी वो करीब आज से 1.5 या 2 माह आप कह सकते हैं, लगभग 1.5 से 2 माह पहले आई थी। वो रिपोर्ट के बाद ऐसा नहीं है कि IT स्टॉक्स में बहुत धूम धड़ाका की तेजी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि IT स्टॉक पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। कुछ IT स्टॉक्स नीचे से रिकवर जरूर किए हैं, कुछ स्टॉक IT के बढ़े भी हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि पार्शियली IT स्टॉक्स में ये जो है सफल होते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन 100% ये सक्सेस लेके आए हों ऐसा नहीं देखने को मिला है। ये भी रिपोर्ट है, ये भी इनके अनुमान है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अपना अध्ययन जरूर करिएगा, चार्ट जरूर देखिएगा। जिन भी स्टॉक की चर्चा हुई वो इस रिपोर्ट के तहत है, और जो भी बातें मैंने कही वो पूरी की पूरी इस HSBC की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में मैंने कही है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं।
आप कितना आसान्वित हैं भारतीय बाजारों के ऊपर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप किन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। इसके आधार पर हम अगली वीडियो में आपके सामने कुछ नई बातें लेकर के आ पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।